जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्लास 6 की एनसीईआरटी देखने वाले हैं। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिरकार किस तरह से क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट हो रहे हैं एनसीईआरटी से। वो थ्योरी से हो रहे हैं और जो कुछ क्वेश्चन पीछे दिए गए हैं वो भी हम कर लेंगे, जो कि एनसीईआरटी की बुक में दिए रहते हैं वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि हमारा पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। तो ऐसे ही सारे चैप्टर हैं, तो हमने कल बात कर रखी है सारी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में इन्होंने कुछ ऐसे चित्र बना रखा है, तो आप इसको सौरमंडल को एक बार देख सकते हैं। खुल जा, हाँ खुल गया, ठीक है। आपने सौरमंडल देख लिया। तो इन्होंने नॉर्मल बात की है यहाँ पर कि जैसे कि एक क्लास 6 का बच्चा होता है तो उसके हिसाब से इन्होंने बात की है कि हम तारे देखते हैं तो कैसा अच्छा लगता है। तो ये सब बातें हैं, तो इन्हें हम ना देखते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। जो पूर्णिमा वाली रात होती है उसे इन्होंने कहा है कि पूर्ण पूर्ण चंद्रमा वाली रात को आप एक महीने में देख सकते हैं। या पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहलाती है, जिसे हम फुल मून भी कहते हैं, इंग्लिश में फुल मून कहते हैं, इसे हम पूर्णिमा भी कह देते हैं हिंदी में। और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, मतलब 15 दिन के बाद आप देखते होंगे कि अमावस्या यानी अंधेरी रात हो जाती है। तो उस अंधेरी रात की वजह से इन्होंने कहा है कि हम इसको नहीं देख सकते हैं। तो उस जिस दिन हम चंद्रमा को नहीं देख सकते हैं ना, उसको नाम दिया है इन्होंने न्यू मून, यानी नए चंद्रमा की रात या अमावस्या इसे कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। और आगे इन्होंने कुछ और भी बातें जोड़ी हैं कि क्या आपको आश्चर्य होता है इस बात पर, आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन छोटी वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। और इन्होंने एक परिभाषा दी कि खगोलीय पिंड क्या है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। समझना बात को, सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं मतलब वहाँ पर हैं आकाश में, तो वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। इसका कहने का सेंस ये नहीं है कि वे स्वयं से चमकती हैं, जरूर नहीं कि स्वयं से चमकती हैं। जैसे चंद्रमा है वो चमकता है तो खगोलीय पिंड है, लेकिन वो स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकता है। तो आगे इन्होंने क्लियर किया, अच्छी बात है, कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी इसी तरह का एक तारा है। तो देखो, तारा उन्हें कहेंगे जिनके पास ऊष्मा खुद की होगी और खुद का प्रकाश होगा। तो जैसे कि हमारे सूर्य भाई साहब हैं, उनके पास खुद की ऊष्मा है, खुद का प्रकाश है। और तो हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं। तो जैसा कि अगला पृष्ठ है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन वे हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हमें उनकी ऊष्मा तथा प्रकाश का अनुभव नहीं होता है। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। जैसे कि आपने जहाज देखा होगा आसमान में उड़ते हुए, तो अगर आप अपनी 2 उंगलियों के बीच में उसको जहाज को दबाएंगे तो भी दब जाएगा, लेकिन रियल में कितना बड़ा होता है। तो इस तरीके से इन्होंने एग्जाम्पल देकर के बताया है। और आगे बोलते हैं, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। मतलब तारे एक विभिन्न तरह की आकृति बनाते हैं जिन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर यानी लघु दीर्घ सप्तऋषि के बारे में आपने सुना होगा। इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर, जिसे हम लघु सप्तऋषि मंडल बोलते हैं, ये भी दिखाई पड़ता है। ये 7 तारों के समूह होते हैं जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल यानी अर्सा मेजर का भाग होते हैं। तो इन्होंने आगे बोला है कि अपने परिवार आस पड़ोस में पूछो कि नक्षत्र मंडल क्या है। तो इन्होंने चित्र दिखाया है कि हम आखिरकार कैसे जान सकते हैं कि ध्रुव तारा किधर है। तो अर्सा मेजर का ये चित्र आप देख सकते हैं कि बिग बियर, सॉरी, ये बिग बियर का है। ये आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन मार्क यानी 2 नंबर की टाइप में, ऐसे जैसे 2 नहीं हम लोग लिखते हैं उसी तरीके से दिखता है। तो आप इसके सीध में ये जो लास्ट के 2 तारे हैं उसकी सीध में, और यहाँ जस्ट उसकी सीधी में आपको दिखेगा ध्रुव तारा। तो यहाँ पर आगे बात होती है, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारण कैसे करते थे। तो प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। तो इन्होंने यही बात कही जो हम अभी बता रहे थे कि आप सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। तो अगला देखते हैं। तो चित्र इन्होंने बताया कि चित्र में आप देखेंगे तो आपको वही सारी चीज़ें मिलेंगी। तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे ग्रह पिंड कहलाते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो हमने जैसा कि कहा कि उनके पास खुद के प्रकाश नहीं है और खुद की ऊष्मा नहीं है,
वो तारों के प्रकाश से चमकते हैं। तारों का जो लाइट होती है वो लाइट उन पे पड़ती है तो वो चमकते हैं, तो उन्हें ही हम ग्रह कहते हैं। और ये जो ग्रह शब्द है इसको अंग्रेजी में प्लैनेट बोलते हैं, तो इन्होंने बताया कि अंग्रेजी के प्लैनेट, अंग्रेजी में से प्लैनेट कहते हैं। और ये ग्रीक भाषा, आपने अधिकतर देखा होगा कि ज्योग्राफी में ग्रीक भाषा का बहुत ज़्यादा प्रयोग है, तो ग्रीक भाषा के प्लेटेनाई शब्द से आया है, प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी चक्कर काटने वाला, चारों ओर घूमने वाला। और अगला बोलता है कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये जितना हाईलाइट कर रखा है ना, इनको आप चाहे तो एक नोट्स बनाते चलिए, चाहे तो आप इसका PDF ले लीजिएगा। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है सूर्य। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर, जैसे चंद्रमा पे आप जाएंगे तो अगर पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी चंद्रमा की ही तरह चमकती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर कुछ रोचक तथ्य इन्होंने लिख रखे हैं, ये कि कुछ रोचक तथ्य, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे टुकड़ों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अगर कोई हम पावरफुल दूरबीन ले लेते हैं तो हम उनको देख सकते हैं छल्लों को। तो यही रोचक तथ्य है मतलब। अगला देखते हैं। तो अगला यहाँ पर इन्होंने डिफाइन किया है कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। देखिए, इन्होंने बताया कि सबसे पहले हम देखते हैं तो सूर्य के सबसे पास है बुध, फिर आता है शुक्र। और ये जो 58 नीचे लिखा हुआ, मतलब जैसे यहाँ पर 58 लिखा है, यहाँ पर 108 लिखा है, तो ये इसका कहने का मतलब है मिलियन दूरी, 108 मिलियन दूरी या 58 मिलियन दूरी। और मिलियन तो आप जानते हैं कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो ऐसे ही जो पृथ्वी है वो 150 मिलियन दूर है सूर्य से। तो आपने उसको सुना होगा कई बार 15 करोड़, तो 14 पॉइंट समथिंग होता है, तो उसको 15 करोड़ नॉर्मली लगभग में बोल देते हैं। और मंगल की दूरी सूर्य से बताई गई है कि कितनी दूर पर है। तो आप इसको एक तरीके से याद भी कर सकते हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल की दूरियां, मतलब कि सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि इनको एक सजाइए क्रम में। तो उस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यूरेनस को अरुण बोलते हैं, वरुण को नेपच्यून को वरुण बोलते हैं। तो ये सारी दूरियां भी दी हुई हैं और इनको बताया भी गया है। और एक आपको एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये क्षुद्र ग्रहों की पट्टी, ये आप नोटिस कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे इसी की चर्चा आएगी, इसीलिए नोटिस कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा आपको फ़ोन टेढ़ा ही करके रखना होगा, क्या करें सॉरी, लेकिन चित्र ही ऐसा है कुछ। जो बुध है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है, जब मतलब सूर्य के चारों ओर घूमता है तो 88 दिन में घूम लेता है। और जो खुद के चारों ओर घूमता है तो वो 59 डेज़ में घूम लेता है। ऐसे शुक्र है, ऐसे पृथ्वी, ये सारी बातें इसके बारे में लिखी हुई हैं और इनके उपग्रहों की संख्या भी लिखी गई है। तो और हम ये एक परिभाषा जान लेते हैं कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह किसे कहते हैं। तो ये जो आंतरिक ग्रह होते हैं सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टानों से और धातुओं से बने होते हैं, मेनली चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। इन्होंने केवल चट्टान लिखा तो कोई बात नहीं। और जो अगला है बाह्य ग्रह, क्या होते हैं? बाह्य ग्रह वे होते हैं जो सूर्य से बहुत दूर होते हैं। सूर्य से बहुत दूर कहने का मतलब है, देखो आंतरिक ग्रह उन्हें कहा जाएगा, ये जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, क्षुद्र ग्रह की इस साइड वाले आंतरिक ग्रह हैं, उस साइड वाले बाह्य ग्रह हैं। तो जितने भी इस साइड वाले ग्रह हैं वो ठोस हैं और जो इस साइड वाले ग्रह हैं वो गैसों और तरल पदार्थों से बने हैं। इन्हें बाह्य ग्रह बोला जाता है, आउटर प्लैनेट्स, इन्हें इनर प्लैनेट्स बोला जाता है, इधर साइड वालों को। तो चलते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन भी आया था, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में दिखाया कि घनत्व किसका सबसे अधिक है। तो आकार के अनुसार घनत्व ही बढ़ता है। तो देखा आपने कि घनत्व। तो हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं। इन चीज़ों की जानकारी अब बुक से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा हो। अगर आपके पास बुक है तो कोई बात नहीं, मतलब अच्छी बात है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका PDF आप ले सकते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो अगला देखते हैं। जैसा कि जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो कर सकते हैं, चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है दीपांशु 93। तो जैसा कि यहाँ पर आप कुछ पौराणिक, क्या आप जानते हैं कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल या मतलब सूर्य देवता को कहा जाता था। सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। और तो बस यही बातें हैं। तो फिर यहाँ पर हम कहाँ पर थे? यहाँ पर थे, हम चल रहे थे कि चमकती हुई प्रतीत होगी। तो फिर इसके बाद में हमारा यहाँ पर कनेक्ट होता है कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर, मतलब पृथ्वी के साथ साथ घूमता है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। ये सब वही बच्चों वाली बात कर रहे हैं, इनको छोड़िए। सौरमंडल पे देखते हैं। सौरमंडल में इन्होंने बताया कि सूर्य है, 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, कुछ खगोलीय पिंड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड हैं। इन सबसे मिलकर बना होता है। हम इसे मतलब सौरमंडल नाम दे देते हैं। फिर सूर्य के बारे में बोला है
की सूर्य के बारे में जानकारी दी गई है कि वो भी इतनी ज़्यादा खास नहीं है। क्लास 6 के हिसाब से ही उन्होंने बताया है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। मतलब खिंचाव बल जो है, जो आकर्षण बल हम जिसे नाम देते हैं, तो वो बांधे रखता है। अभिकेंद्र बल भी उसे हम बोल सकते हैं। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अपने सौरमंडल में जो है सूर्य एक ही मात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा और इसको महसूस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि यह मतलब बहुत ही दूर है। इसकी सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ है, 14.1881 ऐसा करके डैश समथिंग है। तो ग्रह, तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार देखो, सूर्य से दूरी के अनुसार आप ये याद कर लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण अरुण देखो यूरेनस को हम तो भैया अरुण बोलते हैं, तुम लोग जो बोलना बोलो। नेपच्यून, वरुण, नेपच्यून बोलो तो नेपच्यून बोलो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले होते हैं। देखो रास्ते दीर्घवृत्ताकार, ये पॉइंट याद रखो, क्योंकि मतलब जो स्टेटमेंट बना के देते हैं ना क्वेश्चन, तो उसमें दीर्घवृत्ताकार भी बना देते हैं कि वृत्ताकार है या दीर्घवृत्ताकार है, तो ऐसा फंसा देते हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। तथा बुध, जो बुध ग्रह है, वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने के लिए इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसकी आकृति और आकार लगभग पृथ्वी के समान है। पर एक ये तो आपने कई बार सुना होगा कि प्लूटो को ग्रहों की मतलब श्रेणी से निकाल दिया गया है, क्योंकि आपने 2006 से पहले सुना होगा तो 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन 2006 में प्लूटो को ग्रहों की उससे निकाल दिया गया है। अब इसको एक बौने ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर कुछ और रोचक तत्व लिखे हुए हैं, जैसे कि हमने सूर्य के परिवार वाली बात कर ली, तो ये वाली बात करनी है अभी। ये कहाँ गया हम। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जी प्लस ग्राफिया, जिसका अर्थ जी मतलब देखो, जी का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना, यानी पृथ्वी का विवरण। तो इन्होंने बताया कि कैसे हम जोड़ जोड़ के शब्द बनाते हैं, जैसे कि आप वो देखते होंगे वन वर्ड, तो वन वर्ड में हम इसी तरीके का करते हैं। ज्योग्राफी, जियोलॉजिया, ये सब आप पढ़ सकते हैं। अगला है कि क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। जो खगोलीय पिंड तथा उनके गतियों का अध्ययन करते हैं ना, उन्हें खगोल शास्त्री कहते हैं। ऐसे ही आप आर्यभट्ट जी के बारे में जानते होंगे, जिन्होंने जीरो की खोज की थी। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे और बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन भी थे। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हैं। तो चलते हैं अगले की ओर, जैसे कि पृथ्वी पर आ गए हम लोग। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी अगर हम नापेंगे तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है, लेकिन यह आकार में 5वां ग्रह है। हमने अभी आपको बताया कि इसके पहले 4 ग्रह और आते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो फिर शुक्र मतलब पृथ्वी के बाद फिर शुक्र आएगा, फिर मंगल, फिर बुध आएगा। तो आपने देखा कि यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, लेकिन अब तो ये स्थितियां बदल चुकी हैं, क्योंकि अब मंगल पर भी संभावनाएं पाई जाती हैं जीवन के लिए। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है भारत में, पृथ्वी पर। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। तो चलते हैं, देखो लाइन टू लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी को, इतने बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं। आप इनको एक बार रिवाइज खुद से करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अंतरिक्ष से देखने पर, या चाहे वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 में सतह पर पानी भरा हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो हमारी यहाँ पर बात होती है, लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि प्रकाश की गति लगभग 3000 किलोमीटर पर सेकंड है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट का समय लगता है। आप समझ सकते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ तक आने में। तो अगला है चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। मतलब जो सूर्य हैं थोड़ा दूर हैं, बृहस्पति वगैरह दूर हैं, लेकिन चंद्रमा हमारे बहुत पास है। आप इसको देख सकते हैं, ये दूरी, एक मिनट, हाँ। अब आप पृथ्वी से सूर्य की तुलना कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, तुलना कर सकते हैं आप। तो इन्होंने बताया कि ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, मानव निर्मित ग्रह क्या है। और एक रोचक तत्व ये भी देख लीजिए कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग
पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जुलाई 21 1969 को चंद्रमा पर पहले कदम रखा था। तो अगला है उपग्रह। उपग्रह एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य। वही सारी बातें हैं। और ये मानव निर्मित क्या होते हैं? मानव निर्मित जैसा कि आप जानते हैं कि आर्यभट्ट को अपने यहाँ से, मतलब अपने यहाँ से नहीं भेजा गया था, भेजा तो रूस से गया था, लेकिन 1975 में भेजा गया था। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी देखे हैं कि इनसेट IRS। तो इन्होंने बताया कि एक कृत्रिम पिंड यह वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया था जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा पृथ्वी पर संचार के माध्यम के लिए किया जाता था। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता था एवं पृथ्वी की किसी कक्षा में स्थापित कर दिया जाता था। चलते हैं अगले की ओर। अगला हमारा बोलता है, देखो हमने वो सारी बातें कर ली, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा की हम बात कर रहे थे कि हम अब इसकी तुलना कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही नज़दीक है अन्य ग्रह उनकी तुलना में। तो इसकी दूरी तो आप जान ही गए हैं कि ये कितने किलोमीटर है। तो हम चलते हैं कि आगे का पॉइंट की बात करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। मतलब 27 दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाता है और 27 दिन में ही अपने अक्ष पर घूमता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। हम करीब 59 पॉइंट समथिंग इतना परसेंट देख पाते हैं चंद्रमा का भाग, 59.6%। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। यहाँ ना पानी है ना ही वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा यानी पूर्ण चांद वाली रात, जिसे हम फुल मून कहते हैं। तो आप एक क्षुद्र ग्रह है, यहाँ पर क्षुद्र ग्रह का एक चित्र देख सकते हैं, बढ़िया से क्षुद्र ग्रह है। तो क्षुद्र ग्रह क्या है? क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मंगल एवं बृहस्पति अभी दिखाया था ना हमने आपको कि क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद टूटकर अलग हो गए। अब इन्होंने उल्का पिंड को भी थोड़ा सा अलग से डिफाइन किया है, लेकिन हम आपको बता दें कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक आकार का डिफरेंस है। मतलब शेप नहीं, आकार समझते हैं ना, छोटा बड़ा का डिफरेंस है, छोटा बड़ा। तो ये जो उल्का पिंड होते हैं ये छोटे होते हैं बहुत ही, जबकि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो बड़े होते हैं। इनका ये जो व्यास है उल्का पिंड का 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक हो सकता है व्यास। जबकि अगर हम उसकी बात करते हैं, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं उनका आकार और भी बड़ा होता है, उनका मतलब किलोमीटरों में हो सकता है। तो इसलिए कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि उल्का पिंड पृथ्वी पर बोलते हैं कि उल्का पिंड गिरा, तो उल्का पिंड गिरा, जब गिरता है तो उसे उल्का बोलते हैं और जब गिर जाता है तो उसे उल्का पिंड बोलते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। देखो जब कोई चीज़ ऊपर से गिरती है ना तो उसमें घर्षण होता है, घर्षण पैदा होता है वायु के साथ। तो आपने सन्नी घर्षण पढ़ा होगा, तो वो मतलब घर्षण जब पैदा होता है तो उससे कि उसकी जो ऊपरी परत होती है धीरे धीरे जलता जाता है, तो कम पड़ता जाता है और वो जब नीचे गिरता है तो छोटा सा बच जाता है। तो कभी कभी चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से बिना जले पृथ्वी पर गिरती है और जिससे धरातल पर गड्ढे हो जाते हैं। जैसे कि आपने एक क्रेटर झील का एग्जाम्पल देखा होगा जो कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। तो वो भी इसी प्रकार का है कुछ, मतलब बताया जाता है, लेकिन अभी हमने तो देखा नहीं भाई, लेकिन ये बताया जाता है कि वहाँ पर एक उल्का पिंड गिरा था जिससे कि वहाँ पर एक गड्ढा हो गया था बहुत सा बड़ा, और वहीं पर एक झील बन चुकी है जिसे क्रेटर झील बोलते हैं। तो चलते हैं अगले की ओर। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी पट्टी से, ये सब बेकार बातें हैं टॉर्च को। इन्होंने बताया है कि आकाशगंगा क्या है। यह लाखों तारों का एक समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश, देखो जैसे कि हमारे भारत में जो गंगा है उसमें पानी बहता है, तो उन्होंने आकाशगंगा इसलिए नाम दिया क्योंकि जो आकाश है उसमें प्रकाश बह रहा था, तो इसलिए उन्होंने उसको नाम दे दिया आकाशगंगा। हमारा सौरमंडल इस प्रकाश का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती एक नदी से की गई है। कल्पना मतलब तुलना की गई एक तरीके से, इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों इनका एक प्रणाली है। अब कुछ नहीं, आगे देखते हैं। इस प्रकार आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी इसके बारे में और अधिक जानकारी जुटाने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है।
तो इन्होंने बताया कि देखो ब्रह्मांड क्या है। सबसे पहले तो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर सौरमंडल, मतलब हम पृथ्वी जो है सौरमंडल में स्थित है और सौरमंडल आकाशगंगा में स्थित है, आकाशगंगा ब्रह्मांड में स्थित है। तो ये बताना चाह रहे हैं ऐसा। तो आप आगे देख सकते हैं कि इन्होंने कुछ प्रश्न भी दे रखे हैं, ये प्रश्न भी देख सकते हैं। कितना टाइम हो गया, 20 मिनट का हो गया, तो कोई बात नहीं। तो प्रश्न भी देख सकते हैं, इनके बारे में आप डिफाइन आसानी से कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर रेलवे में आते हैं, रेलवे में आते हैं, एसएससी में भी पूछे जाते हैं, लेकिन एनडीए में तो अभी आजकल इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि शुक्र को कहा जाता है, उन्होंने सीधा बता रखा है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा। सूर्य से तीसरा, तो हमने वहीं पर अभी बात की थी, पूरी लाइन टू लाइन एकदम पृथ्वी है। अगला देखते हैं, कहाँ चला गया, अरे ये क्या हो गया। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो ये तो देखा आपने कि इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दीर्घवृत्ताकार। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। तो ये भी आपने देखा कि उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। और अगला बोलता है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच। तो इसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने खाली स्थान भरने के लिए बोला है कि खाली स्थान भरें। खाली स्थान में बोला है, का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे कहते हैं। किसका समूह, तारों का एक समूह किस चीज़ का निर्माण करता है, तारामंडल का। देखो, तारों का एक समूह विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है जिसे तारामंडल कहते हैं। ऐसे तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को, ये तारों की एक जो बहुत बड़ी प्रणाली होती है उसे क्या कहते हैं, आकाशगंगा। तो इसको बैक कर देते हैं 1 मिनट। हाँ, और फिर पृथ्वी के सबसे करीब है। देखो, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है, ऐसा डिफाइन किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने आगे अगर तारा लगाया होता तो हम बता देते कि सूर्य है जो पृथ्वी के सबसे करीबी तारा है। और इन्होंने फिर बोला है कि सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह, तो ये आप आसानी से बता सकते हैं कि पृथ्वी है। और फिर ग्रहों के पास अपनी नहीं होती, ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारे कंप्लीट होते हैं। तो यहीं से हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए, यहाँ से कल से हमारा चैप्टर शुरू होगा, अक्षांशम देशांतर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।